गैलोब्लास्टिक अनीमिया हमारे पास अनीमिया की ये टाइप है जिसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल का जो साइज है ना वो आपके पास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पहले हमने जितने भी अनीमियाज पढ़े हैं उसमें क्या था कि रेड ब्लड सेल का जो साइज था या तो नॉर्मल था या हमारे पास इंक्रीज था। इसको विजुलाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से, कि हमारे पास इसमें क्या होगा। MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होगा वो आपके पास मोर देन 100 होगा। ठीक है जी, कि रेड ब्लड सेल का जो साइज है वो 100 से ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। नॉर्मली हमारे पास कितना होता है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल का जो साइज है वो 80 टू 100 फेम्टोलीटर होता है। ठीक है, अगर हमारे पास लेस देन 80 होगा तो ये हमारे पास कहलाएगा माइक्रोसिटिक अनीमिया। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई ऐसा अनीमिया है जिसमें हमारे पास जो साइज है वो 80 से 100 के दरमियान ही रह रहा है तो ये हमारे पास होगा नॉर्मोसिटिक अनीमिया। और इसमें हमारे पास हीमोलाइसिस जो थी वो मेन काज थी। और आज हम पढ़ेंगे मिगैलोब्लास्टिक। मिगैलो मेगा से हमारे पास बड़ा, तो लार्ज साइज के अगर रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो हमारे पास कहलाएगा मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने कहा था कि हमारे पास जब रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है ना तो सबसे पहले जो हमारे पास इमेच्योर रेड ब्लड सेल होता है ना वो आपके पास बड़ा होता है साइज में। ये जो मैंने एक सेल बनाया है और इसमें क्या होगा कि इसमें न्यूक्लियर एमिनेंट भी होंगे। ठीक है, और इसके अलावा बाकी ऑर्गेनेलिज भी होती हैं। ये हमारे पास है जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल है। जैसे जैसे ये मैच्योरेशन की तरफ जाता जाता है तो इसका साइज भी डिक्रीज होता जाता है और इसमें हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये मेच्योर होता जाता है तो फिर आगे हमारे पास और ज्यादा मेच्योर होगा, साइज और बढ़ जाएगा और इसमें आपके पास ऑर्गेनेलिस और न्यूक्लियर एमिनेंट और ज्यादा हमारे पास डिक्रीज होते जाएंगे। तो एंड पे जो हमारे पास बाइकनकेव शेप का रेड ब्लड सेल बनता है ना इस तरह से, तो उसमें ना कोई न्यूक्लियस होता है और ना ही कोई ऑर्गेनेली होती है। तो ये हमारे पास है मेच्योर रेड ब्लड सेल। ठीक हो गया, ये थी नॉर्मल मैच्योरेशन। अब जो हमने माइक्रोसिटिक अनीमिया पढ़ा था ना तो हमारे पास जो ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल का जो साइज होता है ना ये हमारे पास होता है 80 टू 100। ठीक है जी, फेम्टोलीटर ये उसका यूनिट है। अब अगर तो 80 से छोटे, मतलब ऐसे रेड ब्लड सेल बन रहे हैं जो जिनका जो साइज है वो 80 से छोटा है तो वो कैटेगराइज किए थे हमने माइक्रोसिटिक एनीमिया में। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात है ना, आज आज हम ये बात पढ़ेंगे कि हमारे पास जो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया होते हैं ना उनमें होता कुछ इस तरह से है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, ये जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस था, एन एन ये जो न्यूक्लियस था, तो जैसे जैसे ये फर्दर प्रोसीड होता है ना तो ये मेच्योर होता जाता है। तो एंड पे हमारे पास जब ये मैच्योरेशन हो जाती है तो न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इस तरह से बात है कि हमारे पास जो डीएनए की मैच्योरेशन है ना वो आपके पास इम्पेयर हो जाएगी, कि डीएनए हमारे पास प्रॉपरली मेच्योर नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मोस्ट कॉमनली क्या स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं ये बनाऊं ना कि ये हमारे पास है न्यूक्लियस तो ये आपके पास है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में हमारे पास डीएनए होता है। ठीक है, इस तरह से डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स पड़ी होती हैं, कौन कौन सी, थायमिडीन, ठीक है जी, साइटोसिन, ठीक है, यूराडीन, साइटाडीन, ठीक है, यूराडीन। तो ये सारी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स पड़ी होती हैं और इन सब के कम्बिनेशन से हमारे पास ये जो डीएनए है ना ये कम्बिनेशन में है। कि हमारे पास किस तरह से कम्बिनेशन होता है, एट GC गवर्नमेंट कॉलेज, एडिनिन थायमीन के साथ अटैच होती है, ये बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, और गोवानीन आपके पास साइटाडीन साइटोसिन के साथ अटैच होती है। मतलब कि ये हमारे पास ये जो बेसिस है न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर ये प्रॉपर नहीं बनेंगी तो इसके नतीजे में इन इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा था, डीएनए। तो अगर डीएनए नहीं बनेगा तो क्या न्यूक्लियस आपके पास मेच्योर होगा या न्यूक्लियस बनेगा, तो न्यूक्लियस नहीं बन पाएगा। जब न्यूक्लियस इमेच्योर रह जाता है तो हमारे पास इमेच्योर न्यूक्लियस आफ्टर द मैच्योरेशन के मेच्योर होने के बाद भी हमारे पास रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट रहता है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो रेड ब्लड सेल हैं वो बड़े बड़े नजर आते हैं। एक्सक्यूज मी, हम एक ऐड कर लें।
अच्छा जी, तो यहां तक बात थी। अब ये जो मैंने एक सीक्वेंस बनाया पहले आपको कि जैसे जैसे हमारे पास इमेच्योर से, ये इमेच्योर था पहले, तो फिर वो आपके पास मैचुरेशन की तरफ गया। अब हम बनाते हैं मगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो मगैलोब्लास्टिक एनीमिया में हमारे पास इमेच्योर था, ठीक है, और ये साइज में बड़ा था, ठीक है, इमेच्योर, और फिर उसके बाद इसने मेच्योर होना था। तो जब इसने मेच्योर होना था ना, तो हमारे पास क्या हुआ कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म होता है हमारे पास अदर देन न्यूक्लियस, जो बाकी फ्लूइड होता है ना सेल में, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। और बाकी हमारे पास जो डीएनए वो आपके पास मेन न्यूक्लियस में होता है। इसमें ये होगा कि बाकी जो डीएनए हमारे पास, जो डीएनए वो आपके पास इमेच्योर रह जाएगा, लेकिन बाकी जो साइटोप्लाज्म है ना वो मेच्योर हो जाएगा, ठीक है। जैसे फर्दर प्रोग्रेस, ये फर्स्ट स्टेप था, फिर ये सेकंड स्टेप है, फिर ये थर्ड स्टेप है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे ऊपर आपको नजर आ रहा है कि पहले स्टेप में हमारे पास थोड़ी ऑर्गेनेलिज रह गई, ठीक है। हमारे पास ये जो रेड डॉट मैंने प्रेजेंट किए हैं, ये ऑर्गेनेलिज को मैंने दिखाया है आपको कि ऑर्गेनेलिज होती हैं, वो भी खत्म हो रही हैं और डीएनए भी खत्म हो रहा है। एंड पे हमारे पास सिर्फ कुछ ऑर्गेनेलिज बच गई थी और डीएनए जो था वो सारे का सारा हमारे पास मेच्योर हो गया था। और मेच्योर होने के बाद वो आपके पास रेड ब्लड सेल से रिमूव हो गया था। अब इसमें होता ये है कि आपके पास जो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिज है ना, वो हमारे पास, मतलब कि वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो मैच्योरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म है ना वो डन, वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो डीएनए होता है वो मेनली आपके पास, डीएनए जो होता है वो इम्पेयर रह जाता है, इम्पेयर्ड डीएनए, ठीक है जी। तो इसी वजह से जो रेड ब्लड सेल का साइज है ना, वो आपके पास नॉर्मल साइज से बड़ा होता है, क्योंकि उसमें डीएनए जो होता है वो रिमेनिंग रह जाता है। इसी वजह से इसको मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हम कहते हैं। और इसका जो साइज होता है वो नॉर्मल साइज से हमारे पास बड़ा होता है, जो कि हमारे पास मोर देन 100, ठीक है। ये जो मैंने बात आपको लिखी है कि इसका जो साइज होगा मोर देन 100 फेम्टोलीटर होगा, एक बात होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास इसी के रिलेटेड हमेशा जो आपको पता होनी चाहिए, एक तो आपको पता है कि डीएनए पे रह गया, दूसरा हमारे पास ये जो सेल होता है ना, अगर हम इसको देखते हैं, मतलब कि जब हमने हिस्टोलॉजिकली इसको, मोर्फोलॉजी को चेक करते हैं ना जब हम इसकी, तो हमारे पास हमें क्या, किस तरह से ये नजर आता है जब हमने इसको स्पेसिमेन इसका चेक किया, ठीक है, हिस्टोलॉजिकली, तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे हमारे पास। ये मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि क्यों इस तरह से, कि हमारे पास ये तो रेड ब्लड सेल थे ना, इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं हमारे पास, न्यूट्रोफिल्स व्हाइट ब्लड सेल। तो ये सारे एक ही लीनियज है ना इनका, ये माइलॉइड लीनियज से ही आपके पास व्हाइट ब्लड सेल बनते हैं और माइलॉइड लीनियज से ही रेड ब्लड सेल मिलते हैं। अच्छा, परेशान नहीं होना, ये जो बात है ना, ये अगर आपको समझ नहीं आ रही ना तो आप सुनते जाएं, ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स होंगे ना, अब बात तो मैं रेड ब्लड सेल की कर रहा था, अभी न्यूट्रोफिल्स की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब हम इसको डायग्नोज करते हैं ना, तो हम जब पिक्चर देखते हैं, मतलब कि हिस्टोलॉजिकली जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो वहां पे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, वो हमें हाइपर सेगमेंटेड मिलते हैं, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। वो इस वजह से मिलते हैं क्योंकि न्यूट्रोफिल्स का डीएनए भी मेच्योर नहीं हो पाता, ठीक है। अब ये सारी बातें हम कर रहे हैं कि ना डीएनए जो आपके पास रेड ब्लड सेल का है वो भी मेच्योर नहीं हो रहा, ये ना आपके पास व्हाइट ब्लड सेल का डीएनए मेच्योर हो रहा है। तो अगर ये सारी कंडीशन हो रही है, तो अब हम चलते हैं उस बात के ऊपर कि कौन सी ऐसी काज है जो कि आपके पास मेनली मगैलोब्लास्टिक अनीमिया करवा रही है, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है कि प्रॉपर डीएनए की मेच्योरेशन नहीं हो रही, ठीक है। थोड़ा सा हमें बायोकेम की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मगैलोब्लास्टिक अनीमिया की मोस्ट कॉमन काजेस जो हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास फोलेट फोलेट डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, जिसको विटामिन B9 भी कहा जाता है, डेफिशिएंसी, ये भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया काज करवाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास है ओरोटिक एसिड यूरिया, एसिड यूरिया। अब हमने जो डीएनए देखा था हमारे पास, इसमें जो हमारे पास बेसिस थी कौन कौन सी थी, थाइमडीन, ठीक है जी, यूराडीन, ठीक है,
तो ये हमारे पास जितनी भी बेसिस होती हैं ये अगर हमारे पास होंगी तो नेक्स्ट हमारे पास डीएनए इसी वजह से बनेगा। अब अगर ये थायमडीन नहीं बन रही, ठीक है, तो थायमडीन अगर हमारे पास बनी नहीं रही तो ये फर्दर कैसे डीएनए बना देगी, तो ये मेन काज होती है। अब हमारे पास हम देखेंगे कि थायमडीन कैसे बनती है। हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड होती है जिसको हम बोलते हैं यूराडीन, यूराडीन मोनोफॉस्फेट, ये आपके पास कन्वर्ट होती है थाइमडीन मोनोफॉस्फेट में, थाइमडीन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है। अब इनका अगर स्ट्रक्चर देखें ना तो स्ट्रक्चर इनका केमिकली दोनों का सेम होता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे बना दूं तो ये आपके पास दोनों का स्ट्रक्चर, अब ये बेंजीन का एक रिंग नहीं होता, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है, लेकिन थाइमाडीन में एक चीज आपके पास एडिशनल होती है कि यहाँ पे एक कार्बन ऐड होता है। अगर यूराडीन में हम एक कार्बन का एडिशन कर देंगे तो वो आपके पास बन जाएगी थाइमाडीन, ठीक है। और ये जो पाथवे हमारे पास, ये प्रोसेस जो होता है, यहाँ पे एक इंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए जिसको बोलते हैं थाइमिडाइलेट सेंथेज, सेंथेटेज, ठीक है। ये एंजाइम होता है जो कि यूराडीन को थाइमाडीन में कन्वर्ट करता है। अब ये जो कार्बन था ये कहाँ से है, ये कार्बन इसको देने के लिए हमारे पास एक और प्रोडक्ट होती है जो कि यहाँ पे आती है और एक कार्बन दे के खुद चली जाती है। कौन सी वो प्रोडक्ट होती है हमारे पास, N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये एक कार्बन डोनेट कर देती है और खुद ये कन्वर्ट हो जाती है डाईहाइड्रोफोलेट में, ठीक हो गया जी। फिर ये जो डाईहाइड्रोफोलेट है फर्दर दोबारा से कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और ये टेट्राहाइड्रोफोलेट दोबारा से हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट में। तो ये हमारे पास पाथवे चल रहा है। यहां तक बात समझे दोबारा कि हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए थी प्रोडक्ट थाइमाडीन। क्यों चाहिए थी, क्योंकि हमने इसको डीएनए में यूटिलाइज करना था। अब हमारे पास अगर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो हमारे पास डीएनए नहीं बनेगा। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें N5N10 भी चाहिए, डाईहाइड्रोफोलेट भी चाहिए और टेट्राहाइड्रोफोलेट भी चाहिए। तो ये कहां से आते हैं, हमारे पास डाईहाइड्रोफोलेट जो होता है ना ये हमारे पास आता है फोलेट से, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है वो आपके पास कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलेट में। फर्दर नेक्स्ट डाईहाइड्रोफोलेट हमारे पास कन्वर्ट होगा टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और यहां पे जो इंजाइम यूटिलाइज होता है इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है जी। अब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट फर्दर आपके पास N5N10 में कन्वर्ट होगा और फिर ये आपके पास दोबारा से कार्बन देगा और यूरिडीन को हम कन्वर्ट कर देंगे थाइमाडीन में। अगर किसी बंदे की बॉडी में फोलेट की डेफिशिएंसी है, उसकी बॉडी में फोलेट कम है, तो क्या थाइमाडीन बनेगा, नहीं बन पाएगा। अगर नहीं बन पाएगा डीएनए की मेच्योरेशन होगी, नहीं होगी। अगर डीएनए की मेच्योरेशन नहीं होगी तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। एक बात हमें समझ आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास कि विटामिन B12 जो है वो किस तरह से यहाँ पे यूटिलाइज होता है। तो फोलेट का तो हमें पता चल गया। विटामिन B12 ये जो आपके पास N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना, यही हमारे पास प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाती है N5 टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक हो गया। और अगर ये हमारे पास बायोकेम के पाथवेज हैं तो आप सुनते जाएं, मैं आसान कर रहा हूं, इससे ज्यादा जितना भी हो सकेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब ये जो N5 टेट्राहाइड्रोफोलेट में ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गई है ना, तो इस प्रोडक्ट को हमारे पास दोबारा से टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं विटामिन B12। और ये विटामिन B12 यहाँ पे जो N5 टेट्राहाइड्रोफोलेट को कन्वर्ट करता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, इसके साथ साथ ये आपके पास होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन को कन्वर्ट कर देता है मैथ्योनीन में, मैथियोनीन में, ठीक है। होमोसिस्टीन क्या है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड है। तो दोबारा से दूसरी बात रिलेट करते हैं, हमारे पास हमें थाइमाडीन चाहिए, तो अगर थाइमाडीन हमें चाहिए तो हमारे पास ये प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है।
पहले तो हमने कहा कि हमारे पास हम फोलिक एसिड दे रहे थे तो ये पाथवे यहां तक चल रहा था, लेकिन फर्दर एडिशन इसमें ये है कि हमारे पास ये जो N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना, ये हमारे पास फर्दर कन्वर्ट हो जाता है N5 टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और इसको दोबारा से टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है विटामिन B12। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो ये प्रोडक्ट होगी, ये प्रोडक्ट नहीं बन पाएगी। अगर ये प्रोडक्ट नहीं रहेगी बॉडी में तो ये फर्दर कन्वर्ट होगी N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट में, नहीं होगी तो इसके नतीजे में भी हमारे पास थायमाइडिन जो है उसकी डेफिशिएंसी होगी। तो ये पाथवे है जो कि इन्वॉल्व होता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में, और ये न्यूक्लियोटाइड जो होती हैं वो आपके पास डीएनए बनाने में हेल्पफुल होती हैं। अगर डीएनए मेच्योर नहीं होगा तो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल हैं उनमें साइटोप्लाज्म की जो मैच्योरेशन हो जाएगी, लेकिन डीएनए जो होगा वो इमेच्योर रह जाएगा। अगर इमेच्योर रह जाएगा तो उसके नतीजे में जो रेड ब्लड सेल होंगे वो लार्ज इन साइज में होंगे, और उनमें जो हेमेटोक्रेट होगी वो आपके पास कम होगी, कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो होगी वो कम होगी। ठीक हो गया, तो ये थी मेन बात। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, पाथवे हमने देख लिया है। अब इसके बाद हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है ना और किस किस वजह से हो सकती है बॉडी में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास परनीशियस अनीमिया, परनीशियस अनीमिया हमारे पास, ये आपके पास ऐसी कंडीशन होती है कि जिसके नतीजे में विटामिन B12 जो होता है ना वो बॉडी में कम हो जाता है। अब हम देखने लगे हैं यहाँ पे हमने विटामिन B12 को और फोलेट को यूटिलाइज किया कि इस तरह से यूटिलाइज करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कब कब विटामिन B12 जो होगा वो बॉडी में कम होगा। तो परनीशियस अनीमिया हमारे पास होता कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मैंने कहा विटामिन B12 जो था ना वो एनिमल प्रोटीन के साथ अटैच होता है, और साथ सलाइवरी आर प्रोटीन, सॉरी मैं गलत कह रहा था, अमाइलेज नहीं, सलाइवरी आर प्रोटीन जो होती है ना वो आपके पास वो भी आ रही होती है, और विटामिन B12 भी। विटामिन B12 को एनिमल प्रोटीन के साथ हमारे पास इसको अलहदा अलहदा सेपरेट कर देती है पेप्सिन। ठीक है जी, अब विटामिन B12 के साथ क्या अटैच होगी, सलाइवरी आर प्रोटीन और HCl हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये जो सेल है ना ये होते हैं आपके पास पेराइटल सेल जिन्होंने इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कर दिया। अब इंट्रिंसिक फैक्टर भी आ रहा है और ये आपके पास कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। तो पैंक्रियाटिक प्रोटीएज ने क्या किया, विटामिन B12 और आर प्रोटीन को अलहदा कर दिया, वो अलहदा होगी। तो ये MCQs आता है कि हमारे पास पैंक्रियाटिक प्रोटीएज मतलब वो इस तरह हमारे पास MCQs में वो पूछ सकता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है कि अगर किसी बंदे को पैंक्रियाटिक इनसुफिशियंसी है तो कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो ये हो सकती है क्योंकि अगर पैंक्रियाज अपने एंजाइम रिलीज नहीं कर रहा तो B12 आर प्रोटीन से अलहदा नहीं होगा। अगर आर प्रोटीन से अलहदा ही नहीं होगा तो इंट्रिंसिक फैक्टर उसके साथ नहीं जुड़ सकता। ठीक है, एक ये MCQs भी आ सकता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर ये जो रिलीज होता है ये है आपके पास पेराइटल सेल, अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, ठीक है, तो आपके पास जो पेराइटल सेल है ना ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर ये सारे पेराइटल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज ही नहीं हो पाएगा। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हो पाएगा तो विटामिन B12 को इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए। तो विटामिन B12 और इन ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है, और आके आपके पास टर्मिनल इलियम पे इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा इसका जो स्केच था कि विटामिन B12 आपके पास एब्जॉर्ब होना होता है इन द टर्मिनल इलियम अलोंग विद द बाइल साल्ट्स रिक्वायर इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास बात थी जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काज करवा सकती है। इसके अलावा कोई कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जैसे क्रोन डिजीज है हमारे पास, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है, वो भी आपके पास मेनली इस पार्ट को इन्वॉल्व करती है जो कि इलियम का टर्मिनल पार्ट है। अगर यहां पे क्रोन डिजीज की वजह से ये पार्ट जो है वो डैमेज हो चुका है तो फिर भी विटामिन B12 की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। पैंक्रियाटिक इनसुफिशियंसी की वजह से भी, क्योंकि पैंक्रियाटिक प्रोटीएज रिलीज नहीं हो रहा और विटामिन B12 और आर बाइंडर को अलहदा नहीं कर रहे, तो ये सारी काजेज हैं जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काज करवा सकते हैं। दोबारा से हम वहीं आते हैं जिधर हमने बात की थी। तो परनीशियस अनीमिया का हमने बात थोड़ी सी डिस्कस की कि हमारे पास क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, किसके खिलाफ बनेगी, ये जो पेराइटल सेल है, तो पेराइटल सेल को मार देंगी जिसके नतीजे में हमारे पास अगेंस्ट पेराइटल सेल, ठीक है,
एक काज हमने देख ली, दूसरी हमारे पास हमने काज देखी थी विटामिन B12 डेफिशिएंसी की, कि क्रोन डिजीज की वजह से कि हमारे पास टर्मिनल इलियम जो होगी वो डैमेज होगी। पैंक्रियाटिक इनसुफिशियंसी के यहाँ पे जो पैंक्रियाटिक प्रोटीएज एंजाइम है वो अगर रिलीज नहीं हो रहा तो फिर भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। फर्दर हमारे पास एक टेप वर्म होता है जिसको बोलते हैं डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम, डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टेप वर्म होता है ना, ये भी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी करवा देगा। इसके अलावा एक बहुत ही हाई यील्ड हमारे पास ड्रग का साइड इफेक्ट होता है मेटफॉर्मिन। जिन्होंने एंडोक्राइन पढ़ी है मेरे साथ, मैंने वहां पे भी बताया था कि मेटफॉर्मिन हमारे पास जीआईटी की एब्जॉर्प्शन कम करती है, मेनली ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कम करती है। और इसके साथ साथ मेटफॉर्मिन हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी काज करवा देगी, क्योंकि विटामिन B12 को भी एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। ठीक हो गया। तो ये सारी काजेज थी जो कि आपके पास किसको काज करवा सकती हैं, विटामिन B12 को की डेफिशिएंसी काज करवा सकती हैं, जिसके नतीजे में थाइमाइडिन नहीं बनेगी और डीएनए नहीं बनेगा। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को और थोड़ा सा लेके चलता हूं मैं, कि हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में फर्दर एक और कंडीशन होती है। बायोकेम का कंसेप्ट है कि हमारे पास इसमें मिथाइल मेलानोइक एसिड हमारे पास ये भी इंक्रीज हो जाएगा, मिथाइल मेलानोइक एसिड। और ये जो आपके पास प्रोडक्ट होती है ना, वो माइलिन शीथ जो होती है, अगर यहां पे मैं एक न्यूरोनल सेल बनाऊं, ठीक है जी, ये आपके पास न्यूरोनल सेल है, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, यहाँ से ये आपके पास होती है माइलिन शीथ। तो यहां से न्यूरोनल ट्रांसमिशन होती है। ये आपके पास अगर बॉडी में मिथाइल मेलानोइक एसिड बढ़ गया है ना, तो ये इस माइलिन शीथ जो होती है, जिधर से न्यूरॉन ट्रांसमिट होते हैं, जिस पाथवे के ऊपर से, जैसे हम रोड है ना, रोड के ऊपर चलते हैं, तो ये माइलिन शीथ जो माइलिन प्रोटीन होती है ना, ये न्यूरॉन्स इसके ऊपर हमारे पास रन करते हैं और फर्दर साइनेप्सिस होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन होगा, तो ये चलते हैं। तो मिथाइल मेलानोइक एसिड जो होगा वो बॉडी में बढ़ जाएगा, जो कि माइलिन को डिस्ट्रॉय करेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगी, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी भी इस पेशेंट में होगी। और अगर न्यूरोपैथी हो रही है और प्लस विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो रहा है, अनीमिया हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास काज है अनीमिया। कौन सा, मगैलोब्लास्टिक, मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया। तो ये आपके पास काज होगी विटामिन B12 डेफिशिएंसी। एक और क्लिनिकल सिनेरियो आपको बता रहा हूं, कि अगर हमारे पास न्यूरोनल पैथी नहीं हो रही, न्यूरोपैथी नहीं हो रही, कि न्यूरोनल सिम्टम्स नहीं है, लेकिन प्लस मगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो रहा है, मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया है हमारे पास, तो ये कंडीशन होगी फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरोपैथी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मगैलोब्लास्टिक अनीमिया होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने शुरू में आपको एक बात बताई है कि हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर होगी तो बॉडी में मिथाइल मेलानोइक एसिड जो होगा वो बढ़ जाएगा। ये मैं बता देता हूँ आपको ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो ऑड चेन फैटी एसिड होते हैं ना, ठीक है, वो आपके पास कन्वर्ट होते हैं प्रोपोनाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है जी। और प्रोपोनाइल कोए फर्दर आपके पास कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल मेलानाइल कोए, मिथाइल मेलोनाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये मिथाइल मेलोनाइल कोए आपके पास फर्दर कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए में, सक्सिनाइल कोए में। और सक्सिनाइल कोए फर्दर हमारे पास टीसीए साइकिल में चला जाता है। और यहाँ पे हमारे पास एक इंजाइम यूटिलाइज होता है, जो कि हमारे पास होता है मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज, मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज, जो कि इस मिथाइल मेलोनाइल कोए को कन्वर्ट करता है सक्सिनाइल कोए में। और इसके साथ हमारे पास फर्दर जो बाई प्रोडक्ट होती है वो होती है विटामिन B12। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है बॉडी में,
तो ये फर्दर प्रोसेस आगे फर्दर गो थ्रू होगा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास मिथाइल मेलोनाइल को ए जो प्रोडक्ट है ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास न्यूरॉन को डैमेज कर देती है। ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं बुक पे, तो बुक पे देखते हैं हमारे पास। ठीक है जी। यहाँ से हम शुरू करते हैं कि हमारे पास मैक्रोसिटिक एनीमिया, हमारे पास एमसीवी जो है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होगा वो मोर देन 100 होगा। तो गैलोब्लास्टिक एनीमिया में इंपेयर्ड डीएनए सिंथेसिस, मैचुरेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ प्रीकर्सर सेल्स इन द बोन मैरो। ठीक है। और इसके अलावा डिलेड रिलेटिव टू मैचुरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, कि मैचुरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म जो होगी वो होती जाएगी, लेकिन जो डीएनए होगा वो मेच्योर नहीं होगा। तो इसमें काजेज मोस्ट कॉमन कौन कौन सी हैं? विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, और सम मेडिकेशन है, हाइड्रोक्सी यूरिया, फेनिटोइन, मेथोट्रिक्सेट, सल्फा ड्रग्स। तो हमारे पास ये जो सल्फा ड्रग है और फेनिटोइन है और मेथोट्रेक्सेट, हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि जो मैंने इंजाइम आपको बताया था कि डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो इंजाइम था ना, जो कि आपके पास कन्वर्ट कर रहा था डाई हाइड्रोफोलेट को टेट्रा हाइड्रोफोलेट में, ये जो इंजाइम है जो कि डाई हाइड्रोफोलेट को टेट्रा हाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट कर रहा है, हमारे पास जो सल्फा ड्रग होती है ना, सल्फा ड्रग्स प्लस हमारे पास मेथोट्रेक्सेट, ट्रेक्सेट, ये दोनों इस इंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। अगर इस इंजाइम की इनहिबिशन हो जाएगी तो फर्दर हमारे पास नेक्स्ट ये पाथवे चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो ये हमारे पास क्या करवा देगा, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। तो ये इस वजह से है। बाकी जो आपके पास हाइड्रोक्सी यूरिया है उसका और पाथवे, वो ये पाथवे नहीं है। ठीक है। और फेनिटोइन जो है, फेनिटोइन हमारे पास कॉम्पिटेटिव, हमारे पास इनहिबिटर के तौर पे, मतलब कि जैसे किसी बंदे को हमने फोलेट, डाइट में फोलेट है ना उसकी, और उसके साथ साथ फेनिटोइन ये जो ड्रग है ये भी वो यूज कर रहा है, तो फेनिटोइन कॉम्पिटेटिवली इसके साथ कॉम्पीट करेगी और फोलेट की एब्जॉर्प्शन की जगह फेनिटोइन जो होगी वो खुद एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। तो इस वजह से फोलेट की जगह फेनिटोइन जो होगी उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में ज्यादा हो जाएगी, और फेनिटोइन तो फर्दर आपके पास टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं ना हो सकेगी। तो ये हमारे पास मेन काजेज हैं। फाइंडिंग्स, रेड ब्लड सेल मैक्रोसाइटोसिस, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स और ग्लोसाइटस, हमारे पास इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये देखें कि हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो इस तरह से नजर आएंगे। फर्दर हमने देखा हमारे पास कि विटामिन बी 12 जो है हमारे पास उसकी डेफिशिएंसी कौन कौन सी काजेज हैं? परनीशियस अनीमिया, ये हमने बात डिस्कस कर ली। माल एब्जॉर्प्शन की वजह से क्रोन डिजीज, तो ये मोस्ट कॉमन होता है क्योंकि टर्मिनल एलियम को ये इन्वॉल्व करती है। पेंक्रियाटिक इंसुफिशियंसी की बात होगी। गैस्ट्रेक्टमी, अगर किसी बंदे की गैस्ट्रेक्टमी है, मतलब कि उसका स्टमक जो है वो रिमूव कर दिया गया है, तो क्या पेराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होगा? नहीं होगा। तो ये भी काज हो सकती है। इनसुफिशियंट इनटेक, अगर कोई बंदा बाहर से कम विटामिन बी 12 ले रहा है तो ये भी काज करवा सकता है। और डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम, ये आपके पास टेप वर्म होता है जो कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी काज करवा सकता है। इसके अलावा मैंने मेटफॉर्मिन बताई है जो कि आपके पास वो भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी काज करवाती है। इंक्रीज होमोसिस्टीन एंड इंक्रीज मिथाइल मेलानोइक एसिड, ये दोनों मैंने बातें आपको बता दी हैं कि मिथाइल मेलोनाइल को ए जो आपके पास ये किस तरह से बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास जो फर्दर सक्सिनाइल को में कन्वर्ट होना होता है वो नहीं होता, और आपके पास इसकी जो बॉडी में अमाउंट है वो बढ़ जाती है, जो कि आपके पास न्यूरॉन को डैमेज करता है। और होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन किस तरह से, क्योंकि N5 टेट्राहाइड्रोफोलेट को फर्दर कन्वर्ट करता है हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और इसके बाद हमारे पास होमोसिस्टीन कन्वर्ट हो रही होती है इसी पाथवे के दौरान मैथ्यूनिन में। ठीक है। और यहाँ पे यूज क्या होता है, विटामिन बी 12। अगर विटामिन बी 12 नहीं है
तो एक तो टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, दूसरा हमारे पास मैथ्यूनिन नहीं बनेगी, और होमोसिस्टीन जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये पाथवे होता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी में। रिवर्सिबल डिमेंशिया, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विटामिन बी 12 इन द फैटी एसिड पाथवे, वो जो मैंने बताया कि ऑड चेन फैटी एसिड के पाथवे में इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी। माइलन सिंथेसिस के जो माइलन प्रोटीन है वो बता दी आपको बात। स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक एंड लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक, डोर्सल कॉलम डिसफंक्शन, फोलेट सप्लीमेंटेशन इन विटामिन B12 डेफिशिएंसी कैन करेक्ट द अनीमिया बट वर्सन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, ये जो पाथवे है ना मोस्ट कॉमनली ये अफेक्ट होंगे। अब यहाँ पे एक और बात मैंने आपको बतानी है कि अगर किसी बंदे को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, यहां तक हमने बात की कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं उसको, और प्लस उसको अनीमिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होगी? अगर तो हमारे पास है मगैलोब्लास्टिक अनीमिया, तो फिर होगी विटामिन B12 की। और अगर बेशक अनीमिया है लेकिन हमारे पास कौन सा है, हीमोलाइटिक अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया है, तो ये हमारे पास होगी विटामिन ई की डेफिशिएंसी। तो ये आपके पास एमसीक्यूज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो विटामिन ई होता है ना, अगर मगैलोब्लास्टिक, ये दोनों ऐसे नहीं कह देना कि अनीमिया है, पहले देखना है आपने कि मगैलोब्लास्टिक अनीमिया है कि हीमोलिटिक अनीमिया की बात कर रहा है। अगर हीमोलिटिक अनीमिया प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। अगर मगैलोब्लास्टिक अनीमिया प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, क्योंकि विटामिन ई जो होता है ना वो एज अ एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, अगर बॉडी में हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रही है तो वो उसको रिपेल करता है, तो वो आपके पास रेड ब्लड सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये इससे रिलेट नहीं था लेकिन आपको एनएलई में एमसीक्यूज ये आ सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, और दूसरी ये बात है, उसने कहा कि अगर हम बाहर से किसी बंदे को फोलेट देंगे ना, अगर हमने किसी को फोलेट दिया तो वो ये कह रहा है कि हम उसके अनीमिया को ठीक कर सकते हैं। हम अनीमिया जो होगा वो ट्रीट कर देंगे, लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो हम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं ठीक कर सकते? क्योंकि विटामिन B12 जो था वो दो पाथवे में यूटिलाइज हो रहा था। किस किस पाथवे में? एक तो विटामिन B12 जो था वो आपके पास इस पाथवे में यूटिलाइज हो रहा है जो कि टेट्राहाइड्रोफोलेट बना रहा है, और दूसरा हमारे पास ये जो पाथवे मैंने यहां पे बनाया था, ऑड चेन फैटी एसिड, प्रोपाइनाइल कोए, मिथाइल मेलोनाइल कोए, इस पाथवे में यूज हो रहा था। तो अगर हमने एक्सेस में दे दिया फोलिक एसिड तो ये पाथवे तो हमारे पास है चांसेस कि ये तो पाथवे जो होता है वो चल सकता है। ठीक है, तो लेकिन आपके पास ये वाला जो पाथवे बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मिथाइल मेलोनाइल कोए वो सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक विटामिन B12 ना होगा। तो इसी वजह से, इस प्रोडक्ट की वजह से आपके पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे, तो ये सिम्टम जो होंगे वो करेक्ट नहीं हो सकते। ठीक हो गया, तो ये बात थी, और ये एमसीक्यूज आता है आपके पास। अब तीन जो विटामिन है ना उनको हमने बार बार डिस्कस किया है। अगर हमारे पास हीमोलिटिक एनीमिया प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम तो विटामिन ई। ठीक है, अगर हमारे पास मगैलोब्लास्टिक एनीमिया प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम तो विटामिन B12। ठीक है, और अगर हमारे पास मगैलोब्लास्टिक अनीमिया सिर्फ विदाउट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स तो हमारे पास है फोलेट डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है जी, ये बातें थी, और ये तीनों ही एमसीक्यूज हैं, ये बार बार वो पूछता है। और हम किस तरह से हम हिस्टोरिकली डायग्नोज्ड विद द शिलिंग टेस्ट, अ टेस्ट दैट डिटरमाइंस इफ द काज इज डाइटरी इनसफिशिएंसी वर्सेस माल एब्जॉर्प्शन। तो इसमें शिलिंग टेस्ट में करते हैं कुछ इस तरह से कि रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 जो होता है ना वो ओरली दिया जाता है। रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 जो था ना वो हमने दिया। तो जब हमने किसी पेशेंट को दिया तो देने के बाद हमने चेक किया तो वो आपके पास इस पेशेंट के यूरिन में अपीयर हो गया। ठीक है, तो यूरिन में अगर अपीयर हो गया तो आप लोग बताएं कि क्या इसमें विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। ऐसा नहीं है कि यूरिन में आ गए तो अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। अगर यूरिन में ना आता तो फिर इसकी अब्जॉर्प्शन, क्योंकि अगर ये यूरिन में आ गया तो इसका मतलब है कि ये ब्लड में अब्जॉर्ब हो चुका है, नहीं तो ये फीसिस से निकल जाता। मतलब कि जीआईटी में, अगर आप जीआईटी में अब्जॉर्प्शन हुई है, अब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड में गया तो ब्लड से यूरिन में आया, इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन नॉर्मल है। अगर इसकी अब्जॉर्प्शन ना होती तो ये जीआईटी से बाहर निकल जाता विद द फीसिस,
क्योंकि आपके पास जीआईटी में स्टूल होना है तो स्टूल से आपके पास बाहर निकल जाता। अगर यूरिन में आ रहा है रेडियो लेबल्ड क्या चीज, विटामिन B12, तो ये आपके पास जो टेस्ट है वो आपके पास ठीक है, बंदा जो नॉर्मल है उसकी एब्जॉर्प्शन नॉर्मल है। अगर यूरिन में नहीं आ रहा तो उसके साथ फिर हम उसको ना इंट्रिंसिक फैक्टर दे देते हैं, क्योंकि शायद पॉसिबल है कि परनीशियस अनीमिया की वजह से ये जो पेशेंट थी एब्जॉर्प्शन उसकी नहीं हो रही, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर होगा तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये चेक करने के लिए दिया जाता है कि इनसुफिशियंसी वर्सेस माल एब्जॉर्प्शन। ठीक हो गया, ये बात हमें पता चल गई। नेक्स्ट वो ये कह रहा है अनीमिया सेकेंडरी टू इनसुफिशिएंट इनटेक में टेक सेवरल ईयर्स, ठीक है जी, टू डेवलप ड्यू टू लीवर एबिलिटी टू स्टोर विटामिन B12 वर्सेस फोलेट डेफिशिएंसी विच टेक वीक मंथ। कि अगर किसी बंदे को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से किसी बंदे को अनीमिया होगा ना, तो वो टेक ईयर्स लेगा, मतलब कई साल लगेंगे। कुछ कई सालों के बाद हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जो लीवर होता है ना वो लार्ज अमाउंट में विटामिन B12 को स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज है कि विटामिन B12 कैपेसिटी होती है लीवर के पास कि वो बहुत देर तक स्टोर कर सकता है विटामिन B12 को। लेकिन लेकिन अगर किसी बंदे की डाइट में फोलेट जो है वो डेफिशिएंट हो गया, फोलेट कम हो गया है, तो फौरी तौर पे एनीमिया हो जाएगा। वो देर नहीं हो गया, क्योंकि फोलेट जो होता है वो इतना ज्यादा देर तक स्टोर नहीं रहता, फोलेट को लीवर स्टोर नहीं कर पाता। विटामिन B12 जो होता है वो देर तक स्टोर रहता है। ठीक है जी, यहां तक विटामिन B12 जो होता है वो हमारे पास खत्म हो गया। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही हाई यील्ड है और इसमें कुछ भी पूछ सकता है। चार पांच चीजें जो है ना वो सारी आपको ये जो काजिज हैं ये रिलेट करनी है आपने सारी, और विटामिन E और B12 इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। और विटामिन B9 मतलब कि फोलिक एसिड देने से अनीमिया ठीक हो जाएगा। लेकिन लेकिन हमारे पास क्या होगा कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो होंगे वो नहीं होंगे। अच्छा, एक और आपको ना बायोकेम तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपने याद रखनी है। विटामिन B12 से रिलेटेड है, इन सबको हम रिमूव करते हैं। तो विटामिन B12 में 2 आ रहा है ना, 2। तो अगर आपके पास आपको क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास लैब वैल्यूज में उसने सीरम में दोनों वैल्यूज दे दी हैं, कौन कौन सी, कि आपके पास उसने हीमोसिस्टीन, ये जो है ना हीमोसिस्टीन लिखा हुआ है, होमोसिस्टीन और मिथाइल मेलानोइक कोई मेलानोइक एसिड, होमोसिस्टीन इतना ही लिख देता हूँ, मिथाइल मेलानोइक। तो ये दोनों अगर आपके पास इंक्रीज हैं तो ये आपके पास होगा विटामिन B12। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ वो कह रहा है कि होमोसिस्टीन का लेवल बॉडी में ज्यादा हो रहा है सीरम में, तो ये आपके पास होगी विटामिन B9 की डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी सिर्फ होमोसिस्टीन को इंक्रीज करेगी। दोनों मेथाइल मेलानोइक एसिड जो होगा वो विटामिन B12 की वजह से ज्यादा होगा। वो पाथवे मैंने आपको सारे बता दिए हैं, तो ये आपने दो से याद रखना है। अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो आपके पास विटामिन B12, अगर सिर्फ होमोसिस्टीन जो है वो बढ़ रहा है तो विटामिन B9 की डेफिशिएंसी। अब हम फोलिक एसिड की बात कर लेते हैं। फोलेट फोलेट डेफिशिएंसी की मोस्ट कॉमन काज जो है ना वो आपके पास है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कि अगर आप डाइट में कम ले रहे हैं या आपके पास एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। अल्कोहल, हमारे पास कोई पेशेंट जो है ना वो क्रोनिक अल्कोहल का है, तो वो आपके पास अल्कोहल जो होती है ना वो फोलेट की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। अल्कोहल फोलेट की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। माल एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी, या कोई जीआईटी का मसला है, ज्यूजिनम में इन्वॉल्व आपके पास इसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है ना फोलेट की, ज्यूजिनम में फर्स्ट पार्ट जो होता है वो ड्यूडिनम। ठीक है, ये ड्यूडिनम, फिर नेक्स्ट हमारे पास ये जो मैंने पार्ट बनाया सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपके पास जो ब्लू वाला है ना ये ज्यूजिनम है, और एंड पे आपके पास इलियम होता है। तो ज्यूजिनम में आपके पास एब्जॉर्प्शन होती है फोलेट की। तो ज्यूजिनम की आपके पास कोई भी ऐसी डिजीज है जो ज्यूजिनम को इन्वॉल्व कर रही है तो ये भी आपके पास काज हो सकती है। ड्रग्स, मेथोट्रेक्सेट, ट्राइमेथोप्रिम, फेनिटोइन, मैंने बताया था आपको कि फेनिटोइन क्या करती है कि आपके पास कॉम्पिटेटिवली ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर दो चीजें हैं फोलेट और फेनिटोइन, तो फेनिटोइन कहेगी मैंने ज्यादा जाना है बॉडी में, तो इस वजह से फोलेट की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। ट्राइमेथोप्रिम और मेथोट्रेक्सेट, ट्राइमेथोप्रिम हमारे पास सल्फा ड्रग है। ठीक है, तो ये सल्फा ड्रग दोनों डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इंजाइम को इनहिबिट करती हैं। दोबारा से बता देता हूं कौन सा इंजाइम है। ये हमारे पास जो यहां पे हमने बनाया
ये डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये जो एंजाइम है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज सल्फा ड्रग ट्राइमेथोप्रिम प्लस मेथोट्रेक्सेट इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जिसके नतीजे में फोलेट की हमारे पास एब्जॉर्प्शन कम होगी और अनीमिया हो सकता है। अच्छा जी, इंक्रीज रिक्वायरमेंट हीमोलिटिक अनीमिया प्रेगनेंसी। अब अगर किसी बंदे के हीमोलिटिक अनीमिया तो उसके रेड ब्लड सेल की लाइसिस बहुत ज्यादा हो रही है। अगर बहुत ज्यादा लाइसिस हो रही है तो जाहिर बात है बॉडी में ज्यादा रेड ब्लड सेल की नीड है। तो पता क्या होता है कि बॉडी में रेड ब्लड सेल ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। अगर ज्यादा टूट रहे हैं ना तो रेड ब्लड सेल बनने ज्यादा हो जाते हैं। अगर ज्यादा बन रहे हैं तो ज्यादा डीएनए चाहिए। अगर ज्यादा डीएनए चाहिए तो डीएनए को कौन कौन सी दो चीजें चाहिए, विटामिन बी 12 और फोलेट। तो इस नतीजे में भी अगर रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और इतना बॉडी बाहर से फोलेट नहीं ले रही तो ये भी आपके पास अनीमिया काज करवा सकते हैं। और प्रेगनेंसी में, क्योंकि हमारे पास प्रेगनेंसी में सेल की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, न्यू सेल्स जो बनते हैं फीटस के जो बन रहे होते हैं, तो वो आपके पास सेल को ज्यादा से ज्यादा डिवीजन के लिए ज्यादा फोलेट की जरूरत होती है। तो ये सारी हमारे पास रीजन थी जो कि करवा सकती हैं इंक्रीज होमोसिस्टिन। मैंने पहले बता दिया है, नॉर्मल मिथाइल मेलानोइक एसिड अगर एक चीज बढ़ रही है तो फोलेट है। अगर मिथाइल मेलानोइक एसिड भी बढ़ रहा है और होमोसिस्टिन भी बढ़ रहा है तो ये हमारे पास होगा विटामिन बी 12। और नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, क्योंकि इसमें मिथाइल मेलानोइक एसिड जो होता है वो नॉर्मल रहता है। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरोटिक एसिड यूरिया। हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि हमने कहा कि हमें डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए थाइमिडीन। थाइमिडीन हमें चाहिए, तो ये थाइमिडीन जो हमें चाहिए, अब हमें ये बनाना भी है ना, तो बनेगा तो ये आपके पास फर्दर आगे डीएनए बनाएगा। तो इसको बनाने का जो पाथवे है ना, जो हमारे पास पायरामिडीन सिंथेसिस पाथवे में, उसमें एक आपके पास प्रोसेस चलता है जिसमें ग्लूटामीन कन्वर्ट होता है हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट में, और कार्बोमाइल फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट होता है हमारे पास एयोटिक एसिड में, अरोटिक एसिड में। और ये एरोटिक एसिड आपके पास फर्दर वही जो मैंने बात बताई, यूएमडी यूराडीन मोनोफॉस्फेट, और आपके पास सीएमपी साइटाडीन मोनोफॉस्फेट, और आपके पास टीएमपी थाइमाडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये फर्दर पाथवे चलता है। अब यहां पे एक एंजाइम यूटिलाइज होता है जो कि एरोटिक एसिड को फर्दर हमारे पास कन्वर्ट करता है यूएमपी में। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो एंजाइम है इसका नाम है यूराडीन मोनोफॉस्फेट सेंथेज, यूएमपी सेंथेज। ठीक है, अब अगर इस एंजाइम की जेनेटिकली डेफिशिएंसी है कि बॉडी में नहीं बन रहा तो ये अरोटिक एसिड जो होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज हो जाएगा अरोटिक एसिड तो इसको तो हम कह देंगे अरोटिक एसिड यूरिया। अब बात ये है कि हम बात कर रहे हैं मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अब अगर मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यूरोडीन मोनोफॉस्फेट को ही तो हमने थाइमाडीन में बदला था। यहां पे सबसे पहले ये देखें, यूएमपी कन्वर्ट की थी थाइमाडीन में, अब यूएमपी ही नहीं बन रही। अगर हमारे पास यूएमपी नहीं बन रही, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, एरोटिक एसिड जो है वही आपके पास बॉडी में रह रहा है, तो ये आपके पास क्या करवाएगा, फर्दर डीएनए बनेगा। आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स ही नहीं है तो डीएनए नहीं होगा तो मैगेलोब्लास्टिक नहीं है। यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब इसकी सारी बात है एरोटिक एसिड की। तो एरोटिक एसिड हमारे पास अगर ये सीरम में ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, बॉडी में ज्यादा शुरू होना शुरू हो जाएगा, तो पहले तो हमारे पास ये सीरम में ज्यादा होगा, उसके बाद ये आपके पास यूरिन में अपेयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया एमसीवी जो है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है वो आपके पास मोर देन 100 फेम्टोलीटर है। उसके अलावा हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है जी, वो सारी बातें वही हैं, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं। और प्लस प्लस डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक पॉइंट जो है विटामिन बी 12 या बी 9 से, वो ये है कि इसमें एरोटिक एसिड यूरिया हो रहा है। एरोटिक
एसिड यूरिया के जो आपके पास एरोटिक एसिड था वो यूरिन में आना शुरू हो गया। ये यूरिन ड्रॉप्स में बना देता हूं, तो ये यूरिन में आना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट कर लें, एक बायोकेम का और कंसेप्ट है कि हमारे पास एक और ऐसी डिजीज होती है कि जिसमें ये जो अरोटिक एसिड है ना वो बॉडी में बढ़ जाता है, तो उसमें भी अरोटिक एसिड यूरिया होता है, लेकिन उसका डिफरेंशियल पॉइंट ये है, यही जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है ना, जो आपके पास यूरिया साइकिल होता है, तो यहाँ पे मैं ना लिख देता हूँ यूरिया साइकिल, ये जो पाथवे है ना, इसमें पता क्या होता है, इसमें सेम यही कंडीशन होती है, लेकिन जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया आपके पास कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, ठीक है। और इसकी जो फर्दर प्रीकर्सर प्रोडक्ट होती है ना, मतलब कि अमोनिया, अमोनिया से आगे जो फर्दर प्रोसेस चलता है, तो जैसे ये अमोनिया है ना यूरिया साइकिल में जब ये आया, तो सेम उसमें भी ये आपके पास प्रोडक्ट बनती है कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट उसमें भी बनती है, और ये कार्बोमाइल फॉस्फेट जो होती है ना, ये कन्वर्ट होती है नेक्स्ट हमारे पास, कार्बोमाइल फॉस्फेट कन्वर्ट होती है सिट्रोलिन में। वो आपके पास यूरिया साइकिल का पाथवे है, ठीक है, सिट्रोलिन में कन्वर्ट होगी, और इसके साथ हमारे पास एडिशन होती है ऑर्निथीन की। ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगी सिट्रोलिन में, और सिट्रोलिन फर्दर आपके पास आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा, आर्जिनिन बनाएगा, और फिर फर्दर वो आपके पास यूरिया बना देगा, ठीक है। तो ये आपके पास पाथवे चल रहा था। यहाँ पे एक एंजाइम यूटिलाइज होता है जिसको बोलते हैं ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज। ट्रांसकार्बामाइलेज, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है ना, तो इस एंजाइम की वजह से हमारे पास ये सिट्रोलिन तो नहीं बनेगा आगे, लेकिन ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट था ना, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है फर्दर इसी में, अरोटिक एसिड में, ठीक है। सेम फर्दर ओर्टिक एसिड में आपके पास कन्वर्ट हो जाता है कार्बोमाइल फॉस्फेट, और फिर फर्दर वही काम होगा, एरोटिक एसिड यूरिया होगा, ठीक है। अब यहां पे ये कंडीशन है कि ये जो प्रोडक्ट है कार्बोमाइल फॉस्फेट, ये दो जगह पे यूटिलाइज हो रही है, एक यूरिया साइकिल में, और एक हमारे पास जो पायरामिडीन सिंथेसिस का पाथवे है, ठीक है, उसमें यूटिलाइज हो रही है। यहां पे अगर हमारे पास एरोटिक एसिड यूरिया होगा, तो इसमें पता क्या होगा, हाइपर एमोनीमिया। हाइपर एमोनीमिया, ठीक है जी, क्योंकि ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट अच्छा है जी, वो तो अमोनिया के रिलेटिव में पाथवे क्या में आपके होगा कि पास प्लाज्मा फर्दर वॉल्यूम कम प्रोग्रेस नहीं होगा, हो रहा, तो जिसके इसकी नतीजे वजह में से हमारे हमारे पास पास बाकी जो रेड ब्लड सेल इंसेफ्लोपैथी होगी, मास है, O2 क्योंकि सैचुरेशन ईपीओ इंसेफ्लोपैथी जो लेवल जो था उस अमोनिया पे होता है कोई वो इफेक्ट ब्रेन नहीं को आया, डैमेज लेकिन करता सिर्फ है, और सिर्फ तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम इंसेफ्लोपैथी हो ये गया जो है। हमारे तो पास जो बाकी पाथवे के हमने जो रेड पढ़ा ब्लड है सेल है ना, ना वो इसको ज्यादा मैं हो आपको जाएंगे, एक तो दफा बुक से जिसकी दिखा देता हूँ। एसोसिएशन किससे, डिहाइड्रेशन और बर्न्स। अप्रोप्रिएट एब्सोल्यूट और इन अप्रोप्रिएट एब्सोल्यूट। बायोकेम में जाना अप्रोप्रिएट पड़ेगा हमें। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि हमारे पास लंग डिजीज थी, कंजेनिटल हार्ट डिजीज थी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है, ईपीओ बढ़ा, और आपके पास O2 की सैचुरेशन कम थी, जिसके नतीजे में रेड ब्लड सेल का मास ये बढ़ जो गया, विटामिन बी ठीक है। ये हमने पढ़ा है ना, सेकेंडरी काज विटामिन है, B12, उसमें ये ये भी देखें कि सेकेंडरी हमारे काज है। पास विटामिन इसमें क्या B12 ये होगा, इसमें मिथाइल भी मेलानाइल एक्सोजिनस ओए बाहर जो है से ना, ईपीओ दिया है, वो या आपके सक्सिनाइल पास ओए कोई में भी मिथाइल कैंसर है, मेलानाइल को मेलिग्नेंसी है, लिंपेज एंजाइम के तो लिए विटामिन ईपीओ बढ़ा, B12 चाहिए होता है। और उसके तो बाद अगर ये हमारे ज्यादा पास हो जाएगा तो हमारे पास ये काज आरसीबी करवा बढ़ता सकता है है। अब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, अप्रोप्रिएट और और उसके इन अलावा ये अप्रोप्रिएट में फर्क होमोसिस्टीन जो पता था क्या है, वो मैथ्योनीन में अप्रोप्रिएट जो है कन्वर्ट वो हो रहा ऑक्सीजन था, की और सैचुरेशन ये पे डिपेंड कर रही होती है। टेट्राहाइड्रोफोलेट जो था वो हमारे पास ऑक्सीजन कम विटामिन हुई तो तब B12 ईपीओ ज्यादा हुआ, यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफोलेट इन N5 अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन की टेट्राहाइड्रोफोलेट जो सैचुरेशन उसको पे दोबारा डिपेंड नहीं कर कन्वर्ट रहा, कर रहा था, तो ये मैंने आपके आपको पास वहां पे ईपीओ आसान खुद ब थोड़ा खुद ही ज्यादा हो रहा लिख है, के कैंसर बताया, हो ठीक है, चुका है, यही ठीक है। पाथवे था। तो आप उसके दोबारा बायोकेम नतीजे से में चेक कर रेड ब्लड सेल लीजिएगा। ज्यादा हो जाएंगे, ये जो हम टॉपिक आज पॉलीसाइथीमिया पढ़ रहे हैं ना, ये वैसे नहीं प्लाज्मा है, मतलब वॉल्यूम कि भी आप बढ़ेगा, रेड ब्लड सेल सिंपल मास उसको बहुत ज्यादा बढ़ हीमाटोलॉजी जाएंगे, से ऑक्सीजन रिलेट की नहीं कर सैचुरेशन सकते पे क्योंकि डिपेंड नहीं कर बायोकेम है। रहा, ईपीओ तो पे ये भी हमारे पास डिपेंड है नहीं कर यूरिया रहा। साइकिल, तो तो इसमें आप ये देखेंगे एमसीक्यूज है, कार्बोमाइल तो आपके फॉस्फेट जो पास ईपीओ पाथवे है कम ना, होगा, ये पॉलीसाइथीमिया ऑर्निथीन वेरा ड्यू और टू कार्बोमाइल नेगेटिव फॉस्फेट जो फीडबैक था वो कन्वर्ट हो सप्रेसिंग रहा था रीनल सिट्रोलिन में। अब इस जो ईपीओ एंजाइम की अगर प्रोडक्शन, ठीक है। डेफिशिएंसी तो होगी, जो मैं अगर आपके ब्लैक से पास ज्यादा ये से ज्यादा ऑर्निथीन रेड ब्लड ट्रांसकार्बामाइलेज, सेल तो है, तो इसके वो तो नतीजे आपके में पास ये ईपीओ को कार्बोमाइल फॉस्फेट जो होगा वो इनहिबिट कर बढ़ेगा। देंगी ना, अगर ये कि भाई बढ़ेगा ना तो ईपीओ ये कम आपके हो जाए, पास तो फर्दर ईपीओ कम कन्वर्ट हो जाता मिलेगा, है बाकी अरोटिक आपके एसिड पास में, ज्यादा ही और मिले। अरोटिक एसिड हमारे पास एरोटिक एसिड यूरिया होगा, लेकिन लेकिन हमारे पास ये जो यूरिया साइकिल है, ये जो अमोनिया है, अब अमोनिया बढ़ेगा। अगर अमोनिया बढ़ेगा तो हमारे पास इंसेफ्लोपैथी, हाइपर अमोनीमिया, तो ये कंडीशन हमारे पास देखने को मिलेगी। इंक्रीज गबर्जिक टोन, टीसीए साइकिल इनहिबिशन, सेरिब्रल अडीमा, तो ये कंडीशन जो होगी वो हमारे पास मिलेगी इस एरोटिक एसिड यूरिया में, कि पेशेंट जो होगा वो आपके पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा। अरोटिक एसिड यूरिया जो हमारे पास मगैलोब्लास्टिक एनीमिया करवाता है ना, जिसमें यूरोडीन मोनोफास्फेट एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, यूएमपी सिंथेज, सॉरी मोनोफास्फेट नहीं, यूएमपी सिंथेज एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी है,
ये वाला जो एंजाइम है, तो इसके नतीजे में सिर्फ आपके पास मगैलोब्लास्टिक अनीमिया ही होगा, ठीक है। अब सिर्फ इतना आपने याद करना है। फर्स्ट एड पे जाने से पहले ना मैं आपको यू याद करवा देता हूँ, यू से। यूएमपी आपके पास सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, यूएमपी सिंथेज, और आपके पास क्या हो रहा है कि यूरिन में हमारे पास आ जाता है, ठीक है जी, यूरिन में आना शुरू हो जाता है। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, हम इसको यूरिडीन दे देंगे। यूरिडीन तो सारे यू से ही आ रहे हैं, तो यू याद रखना है हमने इसकी ट्रीटमेंट के लिए। यूरिडीन पता क्या करेगा, जब हमने यूरिडीन दिया ना, तो ये आप ये देखें, यूरिडीन मोनोफास्फेट। अब ये जो ऑर्टिक एसिड था वो कन्वर्ट हो रहा था फर्दर यूएमपी में, अब ये कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो हम डायरेक्ट बाहर से यूरिडीन ही दे देंगे कि भाई तू आगे ना ट्राई थाइमाडीन और साइटाडीन जो है वो बना दे। तो ये आपके पास यू से आपने सारा इसको रिलेट करना है। अच्छा जी, अरोटिक एसिड यूरिया हमारे पास, दोबारा से हम हीमाटोलॉजी में आते हैं। ये आपके पास एरोटिक एसिड यूरिया में वो कह रहा है कि इनएबिलिटी टू कन्वर्ट एरोटिक एसिड टू यूएमपी, ठीक है जी, वो नहीं कन्वर्ट होता। डिनोवो पायरामिडीन सिंथेज मैंने एक बता दिया कि वो पायरामिडीन सिंथेसिस पाथवे होता है बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन यूएमपी सिंथेज, ठीक है। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, यूएमपी नहीं बनेगा। ऑटोसोमल रिसेसिव प्रेजेंट इन चिल्ड्रन एज फेलियर टू थ्राइव, डेवलपमेंटल डिले एंड मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, रिफ्रैक्टरी टू फोलेट एंड विटामिन बी 12, ठीक है जी। वो ये कह रहा है कि इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, लेकिन ये दोनों, ये जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ना फोलेट की वजह से है ना विटामिन बी, नो हाइपर एमोनीमिया, कि इसमें हाइपर एमोनीमिया नहीं होगा, वर्सेस ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज डेफिशिएंसी के हाइपर इंक्रीज एरोटिक एसिड विद हाइपर एमोनीमिया, कि आपके पास अगर इस एंजाइम, इसमें भी एरोटिक एसिड यूरिया हो रहा है, उसमें भी एरोटिक एसिड यूरिया होगा, लेकिन उसमें और इसमें फर्क ये है कि इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है यूएमपी सिंथेज डेफिशिएंसी की वजह से, और ट्रांसकार्बामाइलेज, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज डेफिशिएंसी की वजह से हाइपर एमोनीमिया है। और इसकी ट्रीटमेंट ये देखें, एरोटिक एसिड इन यूरिन, यू ट्रीटमेंट यूराडीन मोनोफास्फेट, बाहर से यूराडीन दे दिया, ठीक है। तो आपके पास वो क्या करेगी, बाईपास म्यूटेटेड एंजाइम को बाईपास करेगी और डायरेक्ट ही बन जाएगी, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास एरोटिक एसिड यूरिया। नॉन मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया की अगर हम बात करें, तो ये आपके पास मैक्रोसिटिक होंगे, एमसीवी जो होगा वो आपके पास मोर देन 100 ही होगा, वो आपके पास बड़े साइज के रेड ब्लड सेल हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि आपके पास मेगैलोब्लास्टिक नहीं होता, हाइपर सेगमेंटेड नहीं मिलते, ठीक है जी, विदाउट हाइपर सेगमेंटेड। और इसमें मोस्ट कॉमन क्या काज है, क्रोनिक अल्कोहल ओवर यूज और लिवर डिजीज। अगर किसी बंदे को लीवर की बहुत ज्यादा क्रोनिक डिजीज है ना, और इसके अलावा कोई बंदा बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है, तो इसमें होगा, लेकिन हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ गया कि एमसीवी का साइज जो है वो बड़ा है और न्यूट्रोफिल्स में हाइपर सेगमेंटेड नहीं है, ठीक है जी, न्यूट्रोफिल्स में सेगमेंटेड एरिया नहीं मिल रहा, तो अब आप बताएं कि इसकी काज क्या हो सकती है। तो आपने कहना है कि या तो लिवर डिजीज है या क्रोनिक अल्कोहल ओवर यूज है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल सिर्फ या तो फोलेट में मिलेंगे या विटामिन बी 12 में या अरोटिक एसिड यूरिया में मिलेंगे। डायमंड ब्लैक फान अनीमिया हमारे पास ये कंजेनिटल फॉर्म है जी। इसमें हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे बोन बनाऊं ना एक, ये अगर बोन बनाइए, तो इसमें हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होते हैं, जो कि फर्दर आगे हमारे पास रेड ब्लड सेल बनाते हैं, तो उनका डिफेक्ट होता है। तो इनमें इसको डायग्नोज करने के लिए मेन आपको जो पता होना चाहिए, वो ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें हमारे पास लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक हमारे पास एचबीएफ का लेवल जो होगा वो ज्यादा रहेगा। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि अल्फा ऑलवेज गामा गोज बिकम्स बीटा, कि अल्फा, ये एक निमोनिक के सबसे पहले हमारे पास क्या होती है कि एच बी एफ हीमोग्लोबिन होती है, और फर्दर हमारे पास 2-3 मंथ्स ऑफ बर्थ के वो कन्वर्ट हो जाती है HbA में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि HbF का लेवल जो होगा वो देर तक रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास रैपिड ऑनसेट अनीमिया विद फर्स्ट ईयर ड्यू टू इंट्रिंसिक डिफेक्ट इन द अरिथ्रोइड प्रोजिनेटर सेल, कि जो अरिथ्रोइड प्रोजिनेटर सेल हैं जिन्होंने आगे रेड ब्लड सेल बनाना, उनका डिफेक्ट है। शॉर्ट स्टेचर, क्रेनियोफैशियल एबनॉर्मलिटीज एंड अपर एक्सट्रीमिटी मालफॉर्मेशन, ठीक है। ये सिम्टम्स जो होंगे वो बाकियों के साथ आपके रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास वो ये कहेगा कि
HbF तो बहुत ज्यादा है, उसकी बॉडी में HbF जो है वो ज्यादा है, टोटल हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा। मतलब हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होती है ना, HbA भी होती है, HbA2, उसके अलावा HbF, तो इस बंदे की, बच्चे की बॉडी में HbF जो होगी वो ज्यादा होगी, बाकी हीमोग्लोबिन कम होगी। और उसके अलावा पैनसाइटोपिनिया, ठीक है जी, पैनसाइटोपिनिया हमारे पास क्या होगा कि तीनों ही जो सेल्स हैं, मतलब प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल और प्लस हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल, तीनों ही डेफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो अनीमियस थे वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, जिन्होंने हमारे पास आज जो बच्चे क्लास में थे वो ठीक है, बाकी अगर जिन्होंने क्लासेस नहीं ली हुई तो सारे जो लेक्चर हैं वो रिकॉर्डेड हमारे पास यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है पॉलीसाइथीमिया वेरा। पॉलीसाइथीमिया वेरा, ठीक है जी। हम अभी तक जो बातें डिस्कस करते आ रहे थे वो हम ये कर रहे थे कि हमारे पास डिक्रीज रेड ब्लड सेल वॉल्यूम, कि हमारे पास रेड ब्लड सेल का जो वॉल्यूम है और हेमेटोक्रेट, हमें हीमोग्लोबिन, ये हमारे पास कम हो रही है। अब ये टोटल ही उल्टा है, हमारे पास इसमें क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया वेरा में हमारे पास रेड ब्लड सेल का जो काउंट है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर रेड ब्लड सेल का काउंट इंक्रीज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसकी काजेज को हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो या तो हमारे पास होगा प्राइमरी, या होगी हमारे पास सेकेंडरी काज। ठीक है जी, प्राइमरी काज, सेकेंडरी काज किस तरह से हो सकती है ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी काज, बेशक प्राइमरी जो है वो पहले होनी चाहिए, लेकिन सेकेंडरी को पहले मैं डिस्कस करता हूं। तो मैंने कहा था कि हमारे पास बॉडी में रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है कि ये आपके पास O2 को टिश्यू तक पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाते हैं। ठीक है जी, अगर हमारे पास किसी बंदे की बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, तो वो बंदा कहलाएगा हाइपोक्सिक, हाइपोक्सिक। ठीक है जी, और अगर ब्लड में आपके पास ऑक्सीजन की कमी है तो ये कहलाएगा हाइपोक्सीमिया, कि उसके पास ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम है। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास ये जो पीसीटी के सेल हैं और उसके अलावा ये जो नेफ्रॉन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे जो पीसीटी है, पीसीटी पे हमारे पास यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, एक प्रोडक्ट हमारे पास जिसको हम बोलते हैं अरिथ्रोपोएटिन, अरिथ्रोपोएटिन। ठीक है जी, अरिथ्रोपोएटिन। और इस अरिथ्रोपोएटिन का क्या काम था और ये क्यों रिलीज होती थी, ये रिलीज होती थी कि जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम है तो वो यहां से हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, यहाँ पे ना पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं हमारे पास, यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अराउंड में जो हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ना, वहां से एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होता है। कब रिलीज होगा कि जब बॉडी में O2 कम है। ठीक है, अब अगर ये किडनी है तो किडनी में अगर ब्लड तो आ रहा है लेकिन कम ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, तो किडनी में क्या पड़े हुए हैं, नेफ्रॉन पड़े हुए हैं, तो नेफ्रॉन क्या रिलीज करवा देंगे, अरिथ्रोपोइटिन, ईपीओ। ओके है जी। अच्छा, अब अगर अरिथ्रोपोइटिन ज्यादा होने की वजह से रेड ब्लड सेल बढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास होगी सेकेंडरी काज, क्योंकि अरिथ्रोपोइटिन ने क्या करना होता है, अरिथ्रोपोइटिन हमारे पास बोन के पास जाता है और बोन के पास जाके हमारे पास यहाँ पे अरिथ्रोइड प्रीकर्सर सेल जो होते हैं ना, या हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं, उनको जाके इन्हांस करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल बनाओ। वो ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि वो ये चीज सेंस कर रहा होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन कम है और उसको ये लग रहा होता है कि शायद रेड ब्लड सेल कम है, क्योंकि रेड ब्लड सेल ही ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं रेड ब्लड सेल को ज्यादा कर दूंगा बॉडी में तो जो टिश्यू की ऑक्सीजन की नीड है या रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी और ब्लड में भी ऑक्सीजन जो होगी वो नॉर्मल हो जाएगी। तो इस वजह से जैसे ही डिक्रीज ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो अरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है और वो रेड ब्लड सेल को बढ़ा देता है। अगर किसी बंदे की बॉडी में अरिथ्रोपोइटिन की वजह से आपके पास रेड ब्लड सेल बढ़ रहे हैं तो ये काज होगी सेकेंडरी। कौन कौन सी काजेज हो सकती हैं, सबसे पहले हमारे पास हो सकता है हाइपोक्सिया। ठीक है जी, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक, हाइपोक्सीमिया क्यों हो सकता है, अगर किसी बंदे को कोई किडनी, सॉरी किडनी कह दिया,
अगर किसी बंदे को कोई डिजीज है हमारे पास, लंग्स के रिलेटेड डिजीज है, ठीक है, लंग्स के रिलेटेड डिजीज है, तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो होता है ना वो कम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का लेवल परसिस्टेंट कम रहेगा तो वो आपको काज करवा देगा, जाहिर बात है। और दूसरा हमारे पास ये काज हो सकती है कि अगर किसी बंदे को कैंसर है, कौन सा कैंसर है, कि यहां से जिधर से आपके पास एरिथ्रोपोइटिन जो है ना वो रिलीज हो रहा है, तो वहां पे आपके पास किडनी का कैंसर है, तो ये भी आपके पास काज करवा सकता है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि एक तो हमने बात की कि हाइपोक्सिया की कोई भी लंग डिजीज हो सकती है, लंग डिजीज की वजह से सही ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, ठीक है। और आपके पास हाई एल्टीट्यूड पे पेशेंट है, मतलब कि कोई बंदा पहाड़ों पे रह रहा है, पहाड़ों पे रह रहा है तो वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो होती है वो नॉर्मल से थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो जिसके नतीजे में हमारे पास पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो ऑक्सीजन कम इनहेल होती है, तो ये भी काज करवा देगी। उसके अलावा हमारे पास मैंने बात की कि ये जो जिधर से एरिथ्रोपोइटिन पोइटिन रिलीज होता है रीनल सेल कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है ना ये भी काज करवा सकता है। तो ये वो कंडीशन है जो कि पहले क्या करवा रही है, एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन के बाद आपके पास क्या हो रहा है, बाद में रेड ब्लड सेल जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ये है सेकेंडरी काज। यहां तक बात होगी। अब हमारे पास एक कंडीशन हम कहते हैं रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव कब होगा, कि जब बॉडी में ना रेड ब्लड सेल का काउंट तो बढ़ गया है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये थी कंडीशन हमारे पास, एक हमारे पास ये ग्लास है, ग्लास में 40% जो थी ना वो शुगर थी, ये शुगर है, और हमारे पास बाकी 60% जो है ना वो वाटर है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस ग्लास से हमने जो शुगर थी ना, शुगर उतनी ही रहने दी हमने, ठीक है, शुगर उतनी ही रहने दी, लेकिन जो वाटर की कंसंट्रेशन थी वो हमने डिक्रीज कर दी। जो वाटर है ना वो आपके पास अब हो गया 50, ठीक है, लेकिन शुगर उतनी है। तो अब मुझे बताएं कि इसके पैरेलल, वाटर के पैरेलल पैरेलल शुगर बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब इसी तरह से अगर किसी बंदे की बॉडी में कोई आपके पास डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, डिहाइड्रेशन है, उसकी बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं वो कम हो गए हैं, तो फ्लूइड्स कम होंगे, बाकी आपके पास प्लाज्मा कम हो रहा है, लेकिन उसमें जो बाकी रेड ब्लड सेल जो है ना वो आपके पास सेम ही है, तो आपके पास प्लाज्मा के अकॉर्डिंग रेड ब्लड सेल की अमाउंट बढ़ जाएगी, तो ये आपके पास होगा रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया हमारे पास डिहाइड्रेशन की वजह से होगा कि बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो कम हो गए हैं, तो ये आपके पास काज होगी रिलेटिव। और सेकेंडरी कब होगा, कि जब अरिथ्रोपोइटिन के बढ़ने से आपके पास रेड ब्लड सेल बढ़ रहे हैं। कोई भी काज हो सकती है, हाइपोक्सीमिया, कैंसर हो सकता है, ठीक है, बाहर से बंदा ले रहा है, एक्सोजिनस ले रहा है, ठीक है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है कि ऑक्सीजन कम है जिसकी, तो कोई भी। प्राइमरी हमारे पास कब होगी, प्राइमरी होती है हमारे पास जैक2 म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, जैक2 म्यूटेशन, जो आपके पास पाथवे होता है ना हमारे पास, जिसके नतीजे में प्रोसेस ये अरिथ्रोपोइटिन आके लगता है, और अरिथ्रोपोइटिन लगने के बाद हमारे पास फर्दर नेक्स्ट अरिथ्रोइड प्रीकर्सर सेल जो होते हैं आपके पास फर्दर सेल बनाते हैं, तो उसमें म्यूटेशन है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपके पास अरिथ्रोइड, ये जो बोन मैरो है ना, अगर ये ऑटोमेटिक हो गई है, ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्सेलरेटर, खुद ब खुद ही चल रही है, खुद ब खुद ही हमारे पास रेड ब्लड सेल बना रही है, बेशक एरिथ्रोपोइटिन आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन होगी हमारे पास प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, और ये होगी जैक2 म्यूटेशन की वजह से। यहां तक मैंने सिर्फ आपको बात बतानी थी, बाकी माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म जो आपके पास कंडीशन है ना, उसमें ये फर्दर मैं आपको जैक2 म्यूटेशन को और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हमने पढ़ा पहले अनीमिया, एंड पे हमने पढ़ा पॉलीसाइथीमिया। अनीमिया में रेड ब्लड सेल का काउंट कम होता है, पॉलीसाइथीमिया में रेड ब्लड सेल का काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो सिर्फ हमने उसकी काजिज देखी हैं, काजिज में हमने देखा है कि या तो वो रिलेटिव हो सकता है पॉलीसाइथीमिया की, डिहाइड्रेशन होगी और रेड ब्लड सेल जो थे वो बढ़ गए, या आपके पास प्राइमरी काज हो सकती है जैक2 म्यूटेशन है, जिसके नतीजे में आपके पास ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल बनना, प्रोडक्ट होना शुरू हो जाए। और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया क्यों होगा, कि विद द यूटिलाइजेशन ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन, के एरिथ्रोपोइटिन आएगा और एरिथ्रोपोइटिन आके कहेगा चलो भाई जल्दी जल्दी से हमारे पास क्या करो,
ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल बनाना शुरू कर दो। बुक पे चलते हैं, तो बुक पे देखते हैं हमारे पास ये जो पॉलीसाइथीमिया के बारे में कि क्या क्या बातें हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम और ज्यादा क्लियर कर लेंगे इसको। यहाँ पे उसने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं हमारे पास कि प्लाज्मा वॉल्यूम, आरबीसी मास, O2 कंसंट्रेशन, ईपीओ लेवल एसोसिएटेड, ठीक है।